हाँ तो बेटा कल हमने बात की थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, है ना। क्या क्या देखा था हमने सबसे पहले? अक्षांश रेखाएं, फिर देखी हमने देशांतर रेखाएं, यहीं पर हमने साथ के साथ क्या देखा था? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, फिर देखा था हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाएं, है नहीं। और टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी बताई थी बेटा? 179। और कुल अक्षांश की अगर बात करें तो 181, क्योंकि जो 90 डिग्री पर हैं दोनों पोल पर, है ना, ध्रुवों पर, उनको हम रेखाओं के रूप में नहीं गिनते। उसके बाद में हमने बात की थी देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं। और टोटल कितनी होती हैं? 360, 180 आगे की तरफ, 180 पीछे की तरफ। ठीक, अक्षांश रेखाओं से क्या निर्धारण हो रहा था? किसी भी स्थान या देश के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु का निर्धारण, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जलवायु का निर्धारण। वैसे ही देशांतर रेखाओं से क्या? एक तो किसी भी स्थान का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु का निर्धारण, दूसरा समय का निर्धारण। इसीलिए हमने क्या देखा यहाँ पर आगे? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। कुल कितने देश देखे इस पर हमने? 7। 3 देश देखे यूरोप के, कौन कौन से? यूके, फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच एक पर्वत भी देखा था, कौन सा? प्रेनीज, जो सीमा बनाता है ना। उसके बाद में फिर अफ्रीका महाद्वीप में आए थे। तो अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश पड़ा था कौन सा? अल्जीरिया, फिर माले, फिर बुर्किना फासो और फिर घाना। और घाना की राजधानी अकरा। अकरा से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर, ये कौन सी थी? 0 डिग्री। और तिथि रेखा कौन सी? 180 डिग्री देशांतर। और साथ के साथ ये कहाँ से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। और एक जल संधि की भी बात की थी, कौन सी? बेरिंग जल संधि। कौन सी बेटा? बेरिंग जल संधि। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो कौन सी करती है? बेरिंग जल संधि। क्योंकि आपको बताया था मैंने, एक तो अलास्का, और अलास्का किसका हिस्सा? यूएसए का। और यूएसए किसका है? उत्तरी अमेरिका का। और साथ के साथ एशिया का कौन सा? रूस। इन दोनों के बीच में स्थित है बेरिंग जल संधि। तो इन दोनों को तो ये अलग करती है, साथ के साथ 2 सागरों को जोड़ती है। और वो सागर कौन से हैं बेटा? एक तो बताया था मैंने चुकची सागर, और दूसरा बताया था बेरिंग सागर। जो बेरिंग सागर है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। और ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। ध्यान रहेगा। चलिए, इसके बाद में बेटा हमने क्या देखा था कि जैसे ही 0 डिग्री रेखा को पार करके हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय में क्या होती है? वृद्धि। हर 1 डिग्री पर कितना समय बढ़ता है? 4 मिनट, है ना। वैसे ही पश्चिम की तरफ चलने पर क्या होता है? समय में कमी आती है। इसका बिल्कुल उल्टा था क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसमें क्या हो रहा था? पूरब की तरफ चलने पर 1 दिन कम हो रहा था और पश्चिम की तरफ जाने पर 1 दिन बढ़ रहा था। सही है। साथ के साथ हमने देखा कि जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जोन। क्या कहते हैं? जोन। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी बताई थी वो बताई थी कितनी? 111 किलोमीटर। वहीं अगर हम 2 देशांतर रेखाओं के बीच की बात करें तो ये कहलाता है गोरे। क्या? गोरे। और इसकी दूरी बताई थी 111.32 किलोमीटर। साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि जो देशांतर रेखाएं हैं
उनके बीच अधिकतम दूरी होती है विषुवत रेखा पर। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा से जैसे ही ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो दूरी क्या होने लगती है उनकी? कम होती जाती है, और लास्ट में 90 डिग्री का जो पॉइंट बनेगा वहाँ पर जाकर सारी की सारी आपस में मिल जाएंगी, उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी, और वहाँ पर इनके बीच में दूरी होगी 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, फैक्ट बना के डालेगा 2-4, जैसे कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला पॉइंट डालेगा, ध्रुवों की तरफ चलने पर दोनों के देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है नहीं? ठीक है, तो क्या है? बढ़ेगी नहीं, बल्कि ध्रुवों की तरफ चलने पर क्या होगा? कम होती चली जाएगी और ध्रुवों पर हो जाएगी 0। ठीक। इसके अलावा हमने देखा कि अगर ये 2 देशांतर रेखाएं और ये 2 अक्षांश रेखाएं, इनके बीच का जो स्थल होगा उसको कहेंगे ग्रिड। ये क्या कहलाता है? ग्रिड। हालांकि ये एग्जाम में कहीं नहीं आते, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। फिर हमने देखा था बेटा कि एक तो ये 0 डिग्री यानी कि मानक समय रेखा, और एक ये 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा, और दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर का ही दूसरा नाम क्या बताया था? अंध महासागर। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये कर्क रेखा हो जाएगी, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगी? अल्जीरिया में। कहाँ पर? अल्जीरिया में। ठीक है। वैसे ही 23.5 डिग्री यहाँ पर, यानी कि मकर रेखा, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगी? ये भी अटलांटिक महासागर में। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विषुवत रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। इसलिए इन दोनों का भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता भविष्य में इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है बेटा। चलिए, इन पर स्थित देश हमने देख लिए थे, है नहीं? तो जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं एक बार। एक तो 66.5 डिग्री पर देखा था हमने, उस पर कौन कौन से देश पड़े थे? सबसे पहले अलास्का पड़ा था, यूएसए का हिस्सा है, फिर कनाडा, फिर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, है ना? सही है। अलास्का पहला, यूएसए का हिस्सा, फिर कनाडा, फिर ग्रीनलैंड, फिर आइसलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, है ना? साथ के साथ कनाडा में एक झील से होकर गुजरती है ये, और वो झील बताई थी मैंने, ग्रेट बियर। यहीं पर आपको मैंने महान झीलें भी बताई थी, ग्रेट लेक्स कहते हैं जिन्हें। 5 झीलों का समूह यूएसए और कनाडा के बीच में क्या बनाती हैं? ये बॉर्डर। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ठीक है। इन्हीं में मिशिगन को क्या बताया था मैंने कि पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। वहीं सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर ताज़े पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। नॉर्मल अगर हम कहने लगे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। ठीक है। कैस्पियन सागर से कितने देश लगते हैं? कैस्पियन सागर से कौन कौन से? ठीक है। सबसे पहला लगता है रूस, फिर लगता है कजाकिस्तान, फिर लगता है तुर्कमेनिस्तान, फिर लगता है ईरान, फिर लगता है अजरबैजान। तो ये देश लगते हैं किसके साथ? कैस्पियन सागर के साथ। ठीक है। इसके पास में ही काला सागर भी पड़ता है, उसके साथ कितने देश लगते हैं? 6। कौन कौन से? बताओ अंकित। सोमालिया कहाँ पहुँच गया? वहाँ सोमालिया तो अफ्रीका में है। जॉर्जिया, टर्की और रोमानिया, 3 हो गए। कौन कौन से? जॉर्जिया, टर्की और रोमानिया। बाकी 3 कौन से हैं प्रिया?
हाँ ठीक, वेरी गुड। समझ में आए कौन कौन से बोले इसने, कौन कौन से? ठीक है ना, इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या, काली जीटी रोड, और क्या हो गई, रब हो गई। तो जॉर्जिया, टर्की, रोमानिया, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, ध्यान रहेंगे। तो 6 देश की सीमा लगती है काला सागर के साथ। चलो उसके बाद में हमने भारत की मानक समय रेखा भी देखी थी बेटा। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी थी, 82.5 डिग्री, और कौन सी, पूर्वी देशांतर। और इस पर पड़ने वाले राज्य देखे थे हमने। तो सबसे पहले यूपी पड़ा था, फिर एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो बेटा आज शुरू करते हैं भारत का भूगोल। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की ही बात कर लेते हैं हम। तो अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें बेटा, तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर इसको देखें तो ये पूरे विश्व का 2.42% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42%। ठीक है, साथ के साथ अगर हम देश में विश्व में स्थान देखें तो भारत कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर। इससे पहले अगर 6 देखें तो सबसे पहले रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर इंडिया। हमें केवल इंडिया से बड़े देखने हैं ना। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पर यूएसए चीन के बाद में दिया होगा और चीन पहले दिया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रहेगा, क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। बात कर लें जनसंख्या की, तो बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार तो जो भारत की जनसंख्या थी वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी लगभग, है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत विश्व का दूसरा, विश्व में सेकंड स्थान पर था। और पहला स्थान किसका था, चीन का। लेकिन ध्यान रखना, नए आंकड़ों के अनुसार हमने जून 2023 में उपलब्धि हासिल कर ली है और जनसंख्या में भारत हो गया है पहले स्थान पर। अब जनसंख्या में पहला कौन सा है, भारत। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है चीन। पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान रखना कि भारत ने अपनी जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य वर्ष क्या घोषित किया हुआ है। तो 2070 क्या है, भारत की जनसंख्या का स्थिरीकरण का लक्ष्य है। यानी कि जो बढ़ रही है तीव्र वृद्धि के साथ उस पर रोक लगाना, यानी कि स्थिर हो जाना, है ना। ध्यान रहेगा। तो स्थिर रखने का वर्ष क्या आधार बनाया हुआ है, 2070।
चलें आगे, हो गया ना इतना क्लियर? तो मैप बाद में बना लेंगे, पहले ऐसे ही देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की ग्लोब पर स्थिति। ग्लोब पर स्थिति मतलब मैप पर स्थिति, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये बेटा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, साथ के साथ इसको देखा था ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है नहीं। तो इससे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही 0 डिग्री देशांतर से इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध और इस तरफ पूर्वी गोलार्ध। और बेटा भारत की स्थिति जो पड़ेगी वो लगभग यहाँ पर पड़ेगी। कहाँ पर पड़ेगी? यहाँ पर। तो विषुवत के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 0 डिग्री के किस तरफ है? पूरब में। तो अगर भारत की स्थिति देखें तो कैसी हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया ना? फिर उसके बाद में हमने इसका विस्तार देखा था। रफ कर दूं ना ये वाला? फिर देखा था विस्तार। तो विस्तार हमने 2 आधारों पर देखा। पहला विस्तार देखा था हमने अक्षांशीय दृष्टि से, और एक देखा था देशांतर। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो मैंने क्या बताया था कि देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? किसी भी स्थान या देश का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु का निर्धारण। तो एक रेखा पश्चिम में गुजरेगी भारत के, और एक पूरब में गुजरेगी। जो पश्चिम में गुजरती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और जो पूरब में स्थित है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब अगर हम इन दोनों का अंतर देखें बेटा, तो इन दोनों का अंतर पड़ेगा लगभग 30 डिग्री। दोनों का अंतर लगभग कितना पड़ा? 30 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि हर 15 डिग्री पर समय में अंतर आता है कितने का? 1 घंटे का। तो 30 डिग्री पर कितना अंतर हो जाएगा? 2 घंटे। यानी कि ये कहाँ से गुजर रही है? अरुणाचल प्रदेश से, और ये गुजरात। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सुबह 5 बजे उदय होता है तो गुजरात में किस समय उदय होगा? तो यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने का है? 30 डिग्री का, और 30 डिग्री पर 2 घंटे। तो यहाँ सूर्य अगर 5 बजे उदित हो रहा है तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद में, यानी कि 7 बजे। ठीक है, ध्यान रहेगा? पक्का? चलो तो देख लें बेटा, देशांतरीय विस्तार हमारा कितना हुआ? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, फिर देखेंगे हम अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो किसी भी स्थान के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु का निर्धारण करते हैं। तो अगर हम उत्तर में देखें तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, यहाँ पर देखें मुख्य भूमि की बात करें तो ये आएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मुख्य भूमि है। इसके अलावा भारत का कुछ भाग, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो समुद्र में भी फैला हुआ है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है। और वो जो फैला हुआ भाग है वो आएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, क्योंकि इसी पर पड़ेगा क्या आपका? इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ेगा? इंदिरा पॉइंट। उसकी बात बाद में करेंगे हम। तो फिलहाल अगर विस्तार की बात करें तो मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं अगर समुद्र में फैले भाग को भी काउंट कर लें
तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हो गया क्लियर? कर दो ना रफ। तो इसको हमने देखा दो आधार पर, एक मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि की बात करें तो ये था आपका बेटा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं अगर टोटल की बात करें, कुल की बात करें, तो वो हो जाएगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये विस्तार की बात हो गई, समझ में आ गया? चलें आगे। अब आगे पूछेगा कि भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है। तो अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें, संपूर्ण भारत, तो अगर आप भारत की आकृति देखोगे तो लगभग कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी, है नहीं? तो ये कैसी हो गई? चतुष्कोणीय। संपूर्ण भारत की आकृति कैसी हो गई? चतुष्कोणीय। ठीक है, तो संपूर्ण भारत का आकार चतुष्कोणीय। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें या प्रायद्वीप भारत की बात करें, तो ये वाला हिस्सा इस तरीके से, ये वाला क्या कहलाता है? प्रायद्वीप भारत का हिस्सा। और इसकी आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है? त्रिभुजाकार। ठीक है, तो प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की स्थिति कैसी? त्रिभुजाकार। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक हमने यहाँ पर क्या देखा है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की अगर बात करें तो प्रायद्वीप किसको कहते हैं? ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर से जल क्षेत्र से घिरा हुआ हो, वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और जो चारों तरफ से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? द्वीप। जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड अगर भौगोलिक स्थिति पर देखें तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, लेकिन उस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। सही है। वैसे ये क्या है? प्रायद्वीप भारत अपना, है ना। चलें आगे, कर दो ना रफ। तो अब देखते हैं विस्तार, अर्थात इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो पहले लंबाई की बात कर लेंगे और लंबाई देखेंगे बेटा हम उत्तर से दक्षिण। किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण। तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद में देखेंगे चौड़ाई, और ये देखेंगे हम पश्चिम से पूर्व, और ये है बेटा 29-33 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं हम अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु तो इस तरीके की स्थिति बनेगी। एक बिंदु होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ, और एक होगा वेस्ट, और एक होगा ईस्ट। ठीक है, तो अगर हम सबसे उत्तरी बिंदु को देखें बेटा, तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता कि पॉइंट कौन सा है, कोल कौन सा है। तो आप नॉर्मली याद रखना कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ना आए तो कॉल करने के लिए किस तरफ चलते हैं? नेटवर्क आने के लिए ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला कोल और नीचे वाला पॉइंट, ध्यान रहेगा। तो इंदिरा कोल, और ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है, इसकी स्थिति देखें तो ये पड़ेगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। यहाँ पर जो साउथ पॉइंट है, साउदर्न,
ये दो पढ़ेंगे, एक मुख्य भूमि का पड़ेगा और एक दक्षिणतम। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले मुख्य भूमि वाला। मुख्य भूमि तो ये कहते हैं हम कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। इसी को पहले कहते थे केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, दोनों एक के ही नाम हैं, मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु। और ये कहाँ पर पड़ेगा आपका? तमिलनाडु में। लेकिन अगर दक्षिणतम की बात करें, मुख्य भूमि ना लगाए, तो ये हो जाएगा बेटा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये पड़ेगा आपका ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा ग्रेट निकोबार। इसकी स्थिति अक्षांश के हिसाब से देखें तो ये था आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और इसकी स्थिति देखें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। सही है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा पॉइंट है, जैसा कि पुलिस में पिछली बार क्वेश्चन आया कि इंदिरा पॉइंट के सबसे नज़दीक कौन सा देश है, तो इंडोनेशिया इंदिरा पॉइंट के सबसे नज़दीक पड़ता है। ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी है ना, अभी बता दूंगा मैं। फिर देखते हैं आपका पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु पड़ेगा गौहर माता या गौर माता। ये गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात। ये सर क्रीक भी कह देते हैं। और इसकी अगर स्थिति देखें हम तो ये हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। वैसे ही यहाँ पर आएगा पूर्वी बिंदु, और पूर्वी बिंदु क्या है? अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में पड़ता है, किबीथू। कौन सा? किबीथू। कभी कभी किबीथू ना दे तो उसके निकट एक और है, उसका नाम है वोलांगू। तो किबीथू या वोलांगू, और कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी देशांतरीय स्थिति देखें तो भैया इसकी देशांतरीय स्थिति होगी 97 डिग्री 25 मिनट, और कौन सा? पूर्वी देशांतर। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। रफ कर दूँ ना इतना? ऊपर वाला कर दूँ ना? अभी लिख लेने दो। हो गया? जी सर। चलो, अभी इंदिरा पॉइंट के बारे में हमें 2-3 चीज़ें और देखनी है ना। एक तो जैसे मैंने क्या बताया कि जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी को ही केप कोमोरिन भी कहा जाता है। वैसे ही इंदिरा पॉइंट के भी पहले नाम थे। प्रीति, क्या क्या नाम था? और पार्सन पॉइंट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो एक तो पार्सन पॉइंट, या पिगमेलियन पॉइंट भी इसको कहते थे। ध्यान रहेगा। दूसरा हमने देखा कि इसका निकटतम देश कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का भी कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप। ठीक है बेटा। तो ये जो हैं
इनके बीच में एक चैनल पड़ेगा, यानी कि ये हमारा इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा द्वीप दोनों के बीच में जो चैनल पड़ेगा वो कौन सा कहलाएगा? ग्रेट चैनल। तो इंदिरा पॉइंट को सुमात्रा से कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रेट चैनल। ध्यान रहेगा। चलें आगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ से ज़्यादातर जो द्वीप वगैरह हैं जो समुद्र में फैले हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कल भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, जब लास्ट हमने पढ़ा था कि जो ये हैं इंडोनेशिया के द्वीप, उनका क्रम पूछ लिया था। उसमें पश्चिम से पूर्व कौन सा क्रम है? तो सबसे पहले सुमात्रा आता है, फिर जावा आता है, फिर बाली आता है, फिर लोम्बोक। ये बड़े एग्ज़ाम के लिहाज से है, छोटे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। वैसे ही अगर और बात करें हम, तो जैसे जापान है, तो जापान भी एक द्वीपीय देश है। तो जापान के द्वीप फैले हुए हैं किसमें? प्रशांत महासागर में। तो जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया जाता है। या जापान का जो सबसे बड़ा मैदान है वो कौन से द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस समय डिटेल में। अभी हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, समझ गए। आप देखना चाहो देख लेना उसके बारे में एक बार। तो हमने चारों पॉइंट क्लियर कर लिए। सबसे उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कोल। दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के सबसे नज़दीक देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से किसके द्वारा अलग होता है? ये ग्रेट चैनल के द्वारा। एक और याद रखना, इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी, इंदिरा पॉइंट की भूमध्य यानी कि विषुवत रेखा से दूरी, तो ये हो जाएगी बेटा भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ेगा, यानी कि 876 किलोमीटर। ठीक है बेटा, चलें हम आगे। रफ कर दूँ ना? ठीक है जी। तो हमने दक्षिणतम बिंदु देख लिया, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितने उत्तर में है? 876। किस देश के नज़दीक है? इंडोनेशिया। किसके द्वारा अलग होता है? ग्रेट चैनल के द्वारा। ठीक है। और निकोबार के कौन से हिस्से में पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कौन से अक्षांश पर? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। सबसे उत्तरी देखा इंदिरा कोल। कहाँ पर? लद्दाख में। किस अक्षांश पर? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। सबसे पश्चिमी देखा गौर माता, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और कहाँ पर? गुजरात में। सबसे पूर्वी देखा अरुणाचल में किबीथू या वोलांगू, ठीक है, ये गांव है किबीथू। और किबीथू गांव से ही क्या शुरुआत की? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की अमित शाह जी ने। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है? जो हमारे उत्तरवर्ती सीमा पर स्थित गांव हैं उनके विकास से। और उसी में पड़ेगा आपका एक गांव माना, और माना गांव किस में है? उत्तराखंड। और जो कि हमारा क्या घोषित किया गया है? अंतिम गांव, है ना। माना दर्रा भी है उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। चलिए अब थोड़ा सा हम सीमाओं के बारे में देख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे लंबी सीमा रेखा वो है हमारी बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर। ठीक, वहीं बात करें सबसे छोटी सीमा रेखा की, तो
सबसे छोटी सीमा रेखा है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ। अब हालांकि डायरेक्ट रूप से नहीं मिलते क्योंकि बीच में आ जाता है POK, और वो है कितनी 106 किलोमीटर। ध्यान रहेगा। अब सीमा की बात कर रहे हैं तो कुल सीमा भी देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं बेटा स्थलीय सीमा की। तो हमारी जो स्थलीय सीमा है वो है कितनी 15,200 किलोमीटर। ये हमने निकटवर्ती आंकड़ा लिया हुआ है, वैसे एक्चुअल में 15,200 नहीं है, वो है 15,106.7 किलोमीटर, लेकिन आपको याद यही रखना है। ठीक है। फिर देखेंगे हम समुद्री सीमा। समुद्री सीमा, तो समुद्री सीमा की बात करें तो ये है बेटा 7,516.6 किलोमीटर। ये है द्वीपों सहित। ये कैसी है? द्वीपों सहित। अब इसको भी अगर हम बाँटें तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि वाला, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि वाला। लेकिन यहाँ पर भी विवाद है, एक्चुअल में 6100 किलोमीटर नहीं है, ये 6100 किलोमीटर से कम पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि जो हमारे द्वीप हैं वो कुल 2094 किलोमीटर पर फैले हुए हैं। तो उनकी सीमा रेखा कितनी है? 2094 किलोमीटर। तो अगर 2094 को हम इसमें से घटाएं तो वो 5,422 के समथिंग पड़ेगी, लेकिन हम उसको कितना लेते हैं हमेशा? 6100। तो आप ये ही याद रखना है ना कि द्वीपों के बिना जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है, वो कितनी है? तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर। और टोटल द्वीपों को भी काउंट कर लें तो 7,516। तो इस प्रकार स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना आपका? 22,716.6 किलोमीटर। ध्यान रहेगा। स्थलीय सीमा 15,200, लेकिन एक्चुअल में 15,106.7 है। आपको यही याद रखनी है ना। समुद्री सीमा टोटल 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें से केवल स्थलों की बात करें यानी कि द्वीपों को निकाल दें तो वो कितनी है? 6100, लेकिन एक्चुअल में इतनी नहीं है। आपको फिर भी यही याद रखनी है जो आंकड़े दिए गए हैं, है ना। और द्वीपों के ये आंकड़े दिए नहीं गए हैं। ये है 2094 किलोमीटर। हो गया बेटा? कर दूँ रफ? तो अब लगे हाँ, तो यहाँ पर ये भी देख लेना, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? कोस्टल लाइन यानी कि समुद्र के साथ जो सीमा है सबसे लंबी किसकी है? तो अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को काउंट कर लें तो बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा सबसे लंबी है। लेकिन वहीं अगर आपसे राज्य पूछने लगे तो राज्य हो जाएगा गुजरात। ध्यान रहेगा, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। और राज्य वगैरह ना लगाए तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी? तो ये ध्यान रखना है ना, दोनों पॉइंट लिख लो आप। सर्वाधिक लंबी तट रेखा, तो सबसे लंबी तट रेखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद में नंबर आता है गुजरात का। तो अगर सर्वाधिक लंबी ना लगा के आपसे कहे कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो आंसर फिर बन जाएगा गुजरात, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश।
तो सर्वाधिक, अभी मैप बनाकर देखेंगे सब कुछ, है ना। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। और राज्य ना लगाए तो आंसर क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वैसे ये पूछेगा सबसे छोटी, तटरेखा वाला राज्य, तो ये हो जाएगा गोवा। ध्यान रखना, गोवा हमारा क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा राज्य है और इसकी तटरेखा भी सबसे छोटी है, ठीक है। गोवा को पुर्तगालियों से कौन सा ऑपरेशन चलाकर स्वतंत्र कराया गया? नहीं, ऑपरेशन विजय 1961 में भारतीय सेना ने चलाया था। कौन सा ऑपरेशन विजय? पोलो किसके लिए चलाया था? हैदराबाद के लिए, है ना। कब? 1948 में। 1948 में बताए थे ना आपको, ध्यान रहेगा। पोलो एक ही बार चला है, विजय 2 बार चला है। ऑपरेशन विजय की बात करें तो एक बार तो चला था ये 1961 में, जब गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, और एक बार चला था पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में, ठीक है। ध्यान रहेगा, वो अलग है खालिस्तान वाला, वो चला था आपका क्या कहते हैं 1984 में, जब वो भिंडारवाला जो था उसने अमृतसर में उसमें अपने सहयोगियों के साथ शरण ले ली थी, है ना। कौन सा है वो? हरमिंदर साहिब, वहाँ पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ये चला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। ब्लू स्टार 1984 में चला था। यहाँ पर ऑपरेशन विजय, ये गोवा और ये पाकिस्तान। और एक और प्रमुख है आपका ऑपरेशन जैकपॉट। कौन सा? ऑपरेशन जैकपॉट। जैकपॉट की बात करें तो ये चलाया गया था 1971 में, जब भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराया था, उस समय चला था ऑपरेशन जैकपॉट। ध्यान देंगे सारे ऑपरेशन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता। और 1948 वाला भूल गए, 1948 में चला था ऑपरेशन पोलो। भैया इसके आने की संभावना भी रहेगी, ध्यान रखना सवाल की, है ना। और ये पूछ भी लिया गया कई सारे एग्जामों में। तो 1948 में चला था ऑपरेशन पोलो, और इसके द्वारा क्या था, हैदराबाद रियासत जो थी उसको भारत में शामिल किया गया था सैनिक कार्यवाही के द्वारा। हाँ जी, 75 वर्ष कंप्लीट हो गए। देखिए कौन है, ऑपरेशन पोलो, और इसके द्वारा क्या हुआ था, हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था सैनिक कार्यवाही के द्वारा, ठीक है। चलो रोकी थोड़ी देर को। तो ध्यान रहेगा, ऑपरेशन भी लगे हाथों हमने देख लिए। 1961 में कौन सा चला था? ऑपरेशन विजय, गोवा को मुक्त कराने के लिए। ऑपरेशन विजय दूसरी बार कब चलाया गया? 1999 में, है ना, पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद में 1984 में हमने देखा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब अमृतसर में जो मंदिर है उस पर कब्जा कर लिया था, उसको मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने चलाया। फिर देखा हमने एक ऑपरेशन 1948 में, 1948 में ऑपरेशन पोलो, है ना, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात 3 रियासतें ऐसी रह गई थी जिन्होंने भारत और पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था। एक कौन सी थी? हैदराबाद रियासत, एक थी जूनागढ़, और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। तो जो हैदराबाद रियासत है उसको 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाकर, यानी कि सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल कराया गया था। वहीं जूनागढ़ की बात करें तो जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कराया गया। और वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के शामिल कराया गया था, ठीक है। तो देख हम कह रहे थे सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। राज्य की बात करें तो गुजरात, ठीक।
और सबसे छोटी तटरेखा गोवा, और गोवा ही क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? राजस्थान। सॉरी, राज्य है ना। अरे सुन ली। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का, सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का। अब देखते हैं बेटा स्थलीय सीमा पर स्थित देश। तो पहला देखते हैं हम पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और इसके साथ जो भारत के राज्य लगेंगे उनको भी देख लेते हैं। इनको देख रहे हैं हम नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे ऊपर केंद्र शासित प्रदेश लगेगा लद्दाख। क्या लगेगा? लद्दाख। लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और दोनों कैसे हैं? केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों की बात करें तो इसके नीचे लगेगा पंजाब, फिर लगेगा राजस्थान, उसके बाद में गुजरात। तो ध्यान रहेगा बेटा, पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। साथ के साथ ये भी याद रखना कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा। ठीक है। और ये खींची गई थी 1947 में। एक बात और ध्यान रखना, रेड क्लिफ जो सीमा है उससे पाकिस्तान की और भारत की सीमा का निर्धारण हुआ था। और उस समय पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित था, यानी कि एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की जो सीमा भारत के साथ थी उसको भी रेड क्लिफ ही कहते थे हम। ध्यान रहेगा। चलिए, तो रेड क्लिफ हो गई अब पाकिस्तान के साथ। ध्यान रहेगा कब खींची? 1947। और पाकिस्तान से कितने राज्य लगे? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। और इनका ध्यान रखना, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। हो गया। उसके बाद में यहीं पर देख लेते हैं अगला अफगानिस्तान। अगला देश अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख की सीमा लगती है। और लद्दाख क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सबसे छोटी सीमा रेखा। मात्र कितनी? ठीक है, ये है 33-23। ठीक, चलें आगे। तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। अब चीन के साथ देख लेते हैं। तो चीन के साथ देखेंगे बेटा पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले लगेगा लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर लगता था, लेकिन अब नहीं लगेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया। और विभाजन होकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एक कौन सा? लद्दाख, और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो अब जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती। दूसरा हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में सिक्किम। यहाँ से बेटा ध्यान रखना, यूपी पुलिस वगैरह के एग्जामों में सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा लगती है या किसकी नहीं लगती। तो सिक्किम और अंतिम अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा लगती है किसके साथ? चीन के साथ।
यहीं पर अब देख लेते हैं नेपाल के साथ। तो ये भी हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। तो पहला लगता है बेटा, सबसे पहले उत्तराखंड लगेगा। क्या लगेगा? उत्तराखंड। उसके बाद में यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर लगेगा बिहार, बिहार के बाद में लगेगा पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में लगेगा सिक्किम, ठीक है। इसके पास में फिर भूटान को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो भूटान के साथ में सबसे पहले लगेगा सिक्किम। सिक्किम इसके पश्चिम में है। फिर नीचे की तरफ लगेगी पश्चिम बंगाल, फिर लगेगा असम, और फिर लगेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं पूर्वोत्तर की तरफ जो हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं कि किसकी सीमा लगती है या किसकी सीमा नहीं लगती। ध्यान रहेगा। तो चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। अब देख लेते हैं बेटा बांग्लादेश के साथ। ये थे चीन के साथ। अब देख लेते हैं हम बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो है, एक तो सबसे ज़्यादा इस तरीके से घेरा हुआ है इसको पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल अभी मैप पर दिखाऊंगा, जब मैप बनाऊंगा ना तब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये पश्चिमी बंगाल। उसके बाद में दूसरा लगता है बेटा असम, फिर लगेगा मेघालय। मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी, जयंतियाँ, है ना। उसके बाद में फिर लगेगा त्रिपुरा। यहीं पर ये भी याद रखना कि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ। ठीक है, साथ के साथ ये भी याद रखना कि जो बांग्लादेश की सीमा है त्रिपुरा के साथ, उसको कहते हैं शून्य रेखा। ठीक है, उसके बाद में पड़ेगा आपका मिजोरम। तो इस प्रकार ये 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश के साथ। यहीं पर अब म्यांमार देख लें। म्यांमार, पहले इसका नाम था बर्मा, है ना। ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। पहले ये भी भारत का हिस्सा था, ध्यान रहेगा। तो इसको जो देश देखेंगे हम, वो देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे पहले लगेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा इसी के साथ आते पूछे जाते हैं बेटा, या तो म्यांमार के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो दूसरा पड़ेगा नागालैंड, फिर पड़ेगा मणिपुर, और फिर पड़ेगा मिजोरम। तो इस प्रकार 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार के साथ। ध्यान रहेगा, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश में एक नाग है। क्या है? नाग। तो नागालैंड, और नाग के पास है मणि, तो मणिपुर, और जिसके पास मणि हो वो क्या करता है? मौज, तो मिजोरम। ध्यान रहेंगे। तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक, तो ये थे स्थलीय सीमा पर स्थित देश, है ना, और कौन कौन से राज्य। तो अगर हम काउंट करें बेटा, तो कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है विदेशों के साथ। ध्यान रहेगा, टोटल 16 राज्य
और 2 केंद्र शासित प्रदेश। काउंट करवाऊँ तो गुजरात से ही शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले गुजरात 1, गुजरात के ऊपर राजस्थान 2, राजस्थान के ऊपर पंजाब 3, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर 4, फिर लद्दाख 5, फिर हिमाचल प्रदेश 6, फिर उत्तराखंड 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, पश्चिम बंगाल 10, सिक्किम 11, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 11, ठीक है। कितने हो गए? 12 हो गए। चलो, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड कितने? 13, फिर मणिपुर 14, फिर मिजोरम 15, त्रिपुरा 16, मेघालय 17, असम 18 हो गए। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी सीमा लगती है विदेशों के साथ। कर दूँ ना नफ? अब एक बार तटीय सीमा पर स्थित भी देख लेते हैं ना। इनको तो ऐसे ही देख लो, साथ के साथ है ना। ठीक है भैया, ये है हमारा प्रायद्वीप भारत। इस वाले को कहते हैं पश्चिमी घाट, और ये वाला क्या कहलाता है? पूर्वी घाट, है ना। तो यहाँ पर जो स्थित राज्य हैं, सबसे पहले ये वाला गुजरात, ये वाला हिस्सा अरब सागर। तो लिख लेना, अरब सागर से लगने वाले राज्य या पश्चिमी तट पर स्थित राज्य। तो सबसे ऊपर ये लगा गुजरात, इनको हम कैसे देख रहे हैं? नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे ऊपर गुजरात, गुजरात के नीचे फिर यहाँ पर फैला हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है जी। यहाँ पर कर्नाटक का विस्तार है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये गोवा। तो तीसरा गोवा, फिर कर्नाटक, और फिर ये यहाँ पर अंतिम केरल। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 5 राज्य कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिमी तट पर या अरब सागर से सीमा साझा करते हैं। साथ के साथ अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बेटा यहाँ पर आपका दमन दीव और दादर नागर हवेली पड़ेगा। तो ये थे आपके राज्य। केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करें तो जो अरब सागर में फैले हुए हैं, तो एक तो हो गया आपका यही दादर नागर हवेली व दमन दीव, दादर नागर हवेली व दमन दीव, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको ये लक्षद्वीप समूह फैला मिलेगा। तीसरा अगर हम बात करें पुद्दुचेरी, तो पुद्दुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका पश्चिमी तट पर भी स्थित है और पूर्वी तट पर भी, ठीक है। इसका एक ज़िला केरल में है, 2 ज़िले तमिलनाडु में हैं और एक आंध्र प्रदेश में है। टोटल पुद्दुचेरी के कितने ज़िले हैं? 4, एक आंध्र प्रदेश में, 2 तमिलनाडु में और एक केरल में। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इधर और केरल इधर, तो पुद्दुचेरी दोनों तरफ जाता है, यानी कि अरब सागर से भी लगा हुआ है, इसको ध्यान रखना, और साथ के साथ बंगाल की खाड़ी से भी लगा हुआ है। तो ये दोनों तरफ है। अब इधर देख लेते हैं, इस वाले हिस्से को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी या पूर्वी तट पर स्थित राज्य। तो ये यहाँ से इस तरीके से, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश से ये लगता हुआ पश्चिम बंगाल। तो पहला पश्चिमी बंगाल,
पश्चिमी बंगाल के नीचे यहाँ पर ये ओडिशा आएगा, ओडिशा के नीचे ये यहाँ पर पड़ेगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में ये यहाँ पर आएगा अंतिम तमिलनाडु, है ना। कौन सा? तमिलनाडु। तो ये हो गए राज्य, ये हो गए राज्य नॉर्थ टू साउथ। साथ के साथ केंद्र शासित प्रदेश की भी बात कर लेते हैं बेटा, केंद्र शासित प्रदेश। तो एक तो यही हो जाएगा पुदुचेरी, है ना, दोनों तरफ है पुदुचेरी। है नहीं। और एक हो जाएगा यहाँ पर फैला हुआ है आपका, रब कर दो थोड़ा सा, ये आपका यहाँ बांग्लादेश है, फिर इधर म्यांमार आ जाता है, और यहीं पर इस तरीके से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैला मिलेगा। तो केंद्र शासित प्रदेश एक हो गया आपका पुदुचेरी, और दूसरा हो गया आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और क्या बचा? प्रीति, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी कुछ और नाम था, क्या कहते थे इसको? मंत्री क्या कहते थे? मरकट द्वीप। क्या कहते थे? एमराल्ड द्वीप या मरकट द्वीप। ये किसके प्राचीन नाम थे? पहले नाम थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। तो इधर हो गया ये आपका अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, और ये वाला हिस्सा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के ही हिस्से हैं ये दोनों के दोनों, अरब सागर भी और बंगाल की खाड़ी भी। ठीक है भैया। साथ के साथ यहीं पर बताया था मैंने क्या? श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका। तो इसके बारे में भी देख लेना। तो श्रीलंका भारत के तमिलनाडु से अलग होता है, तो पूछेगा किसके द्वारा अलग हो रहा है। तो यहाँ पर एक जल संधि है, और उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य। तो इससे भी सवाल बहुत बनता है ना, पाक समझ के पाकिस्तान मत पहुंच जाना। पाक जलडमरू मध्य किस किस के बीच में है? ये तमिलनाडु यानी कि भारत का हिस्सा, ये और ये श्रीलंका, इन दोनों के बीच में पाक जलडमरू मध्य है। तो अलग किस किस को कर रही है? भारत को श्रीलंका से। साथ के साथ जल संधि क्या करती है? दो जल क्षेत्रों को जोड़ती भी है। तो यहाँ पर आपका पड़ता है ये बंगाल की, सारा बंगाल की खाड़ी, और बेटा इधर पड़ता है मन्नार की खाड़ी। क्या? मन्नार की खाड़ी। मन्नार एक्चुअल में श्रीलंका का एक द्वीप है, तो उसी के नाम पर मन्नार की खाड़ी, और ये बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान रहेगा, पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट अलग करती है किस किस को? भारत और श्रीलंका को, और जोड़ती किस किस को है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो इस प्रकार आपकी बाउंड्री हुई आज कंप्लीट, बाकी देखेंगे कल।